इसके साथ ही हमारे जो मेन कार्बन मॉलिक्यूल्स थे वो कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल की, जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले 1869 के अंदर जो है वो स्विस फिजिशियन ने जो था वो इंट्रोड्यूस किया था, और इसे न्यूक्लिक एसिड इसलिए कहते हैं बिकॉज नंबर 1 इट इज फाउंड इन द न्यूक्लियस, दैट वाई इट गॉट द नेम न्यूक्लिक। और एसिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज एसिडिक इन नेचर। अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। पहला है डीएनए, दैट इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा होता है आरएनए, दैट इज मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। यहाँ आपने याद रखना है कि डीएनए और आरएनए के अंदर जो कार्बन का आपका रिंग स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिकल है। जो मेन चीज आती है वो ये है कि आरएनए के अंदर आपके यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है सेकेंड कार्बन पे, जबकि डीएनए के अंदर आपका यहाँ पे हाइड्रोक्सिल के बजाय सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट डीऑक्सीराइबो, द वन विच हैज वन लेस ऑक्सीजन। और इसका नेम जो है वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसके अंदर एक ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है। अब हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की। अगर इसके रिंग्स की बात करें तो ये 2 मेजर क्लासेस से क्रिएट हुआ है, पिरिमिडीन एंड प्यूरिन। पिरिमिडीन और प्यूरिन में क्या डिफरेंस है ये आपने याद करना है कि जिसका नाम बड़ा होगा उसकी रिंग सिर्फ 6 कार्बन होगी, और जिसका नाम छोटा होगा उसके अंदर 9 कार्बन रिंग होगी। अगर देखा जाए तो 6 कार्बन रिंग जिसे हम पिरिमिडीन कहते हैं उससे साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन की जो होती है वो प्रोडक्शन होती है। साइटोसिन के अंदर जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि 6 कार्बन पे H जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है बाय अमीनो ग्रुप दैट इज द NH2। यूरेसिल के अंदर जो होता है वो H रिप्लेस हो जाता है फ्रॉम द ऑर्गन कार्बोनाइल ग्रुप दैट इज द डबल बॉन्ड O। प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन से जो है वो एडेनिन एंड ग्वानिन कंस्ट्रक्ट होते हैं। इसमें जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आपके जो 6 कार्बन होगा उसके ऊपर NH2 प्रेजेंट होगा, जबकि इसके 6 कार्बन पे आपका जो है वो ऑर्गेनाइल कार्बो ऑर्गेनाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा और सेकंड कार्बन पे अमीनो एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। ये डिफरेंसेस आपने याद रखने हैं क्योंकि समटाइम्स एग्जाम के अंदर या एमसीक्यूज में ये डिफरेंसेस पूछ लिए जाते हैं। फिर हमारे पास एक और चीज का डिफरेंस आता है दैट इज द न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। अगर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो आपको नजर आ रहा है कि जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है इट इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड, द वन विदाउट फॉस्फेट। और जिसके साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच है इसको हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड का क्या फंक्शन होता है इसकी लॉन्ग चेन पॉलीमराइजेशन में। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पर देखें तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप का हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है ये थर्ड के दूसरे कंपाउंड के दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थर्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे अटैच होता है। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि इसके साथ जो होता है वो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं न्यूक्लियोटाइड के साथ। अब जैसे ही ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ये इसके साथ और इसके साथ जो है ये बॉन्ड क्रिएट होगा, उसी टाइम पे यहाँ पे ये जो 2 एनर्जी मॉलिक्यूल्स है 2 फॉस्फेट ग्रुप वो ब्रेक हो जाएंगे। जब ये ब्रेक होंगे तो उससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ऑक्सीजन ग्रुप को कंबाइन करने और कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए यूज होगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमराइजेशन होती है उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती क्योंकि हर मॉलिक्यूल के पास अपने खुद के जो होते हैं वो 2 एक्स्ट्रा एटीपीज होते हैं जिनकी ब्रेकेज से एनर्जी रिलीज होती है और यही एनर्जी जो है वो पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस कंटिन्यू करती है। अब हम बात करते हैं एटीपी की। एटीपी एज द नेम शो कि ये जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है विच मीन्स ये इसके साथ 3 फॉस्फेट ग्रुप है, 1 राइबोस शुगर है और 1 एडेनिन। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल की दैट इज द एटीपी। एटीपी वी ऑल नो कि वो आरएनए और डीएनए की प्रोडक्शन में यूज हो रहा है एडेनिन, लेकिन इसके साथ साथ एटीपी जो होता है वो खुद का एक सिंगल मॉलिक्यूल के तौर पे भी एक्ट करता है एंड इट एक्ट एज अ एनर्जी रिजर्वियर। यानी जितनी भी एनर्जी ग्लाइकोलिसिस से या एनर्जी जो है वो ब्रेक डाउन ऑफ बायोमॉलिक्यूल से प्रोड्यूस होती है वो सारी एनर्जी एटीपी स्टोर करता है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर में देखें तो अगेन इसके स्ट्रक्चर में जो है वो 5 कार्बन शुगर है, 3 फॉस्फेट ग्रुप जो है वो अटैच हुए हुए हैं और उसके साथ यहाँ पर जो है वो 1 एडेनिन जैसे नाइट्रोजनस बेस अटैच हुई हुई है। एडेनिन क्यों है? बिकॉज इट हैज अमीनो ग्रुप ऑन एक 6 कार्बन। अब इसके ये जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं दे आर हाईली एनर्जेटिक। जब ये जो है ये एटीपी से एडीपी बनेगा तो ये एडीपी जो होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और इससे जो है वो इतनी एनर्जी रिलीज हो सकती है कि वो जो है वो प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर एनर्जी से कोई भी केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवा सके। और जब इस एडीपी से एक और
फॉस्फेट रिमूव होगा तो वो बन जाएगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो दे ऑल आर रिवर्सिबल, यानी कि AMP जो है वो कन्वर्ट हो सकता है इनटू ATP या ATP कन्वर्ट हो सकता है इनटू AMP। और ये सारे जितने भी फॉस्फेट ग्रुप ब्रेक होते जाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती जाएगी, और जितने फॉस्फेट ग्रुप लगते जाएंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती जाएगी। अगर हम इसको इसी तरह देखें तो ATP जो है इसके अंदर हाईएस्ट एनर्जी है, और AMP क्योंकि इसके अंदर एक फॉस्फेट है तो इसके अंदर लोएस्ट एनर्जी है। फिर उसके बाद उस समटाइम्स हमारे पास एक और मॉलिक्यूल होता है दैट इज नॉन एज NAD। NAD को हम लोग कोएंजाइम भी कहते हैं। इसके अंदर जो होता है वो दो फॉस्फेट ग्रुप जो होते हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड, और ये जो होता है ये कोएंजाइम के तौर पे एक्ट करता है। समटाइम्स NAD जो है वो प्लांट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है इनटू NADP, और ये NAD या NATP जो है इन्हें हम इलेक्ट्रॉन डोनर कंपाउंड भी कहते हैं। यानी हमने किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना हो या इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करने हो, उसके लिए हम लोग NAD या NADP मॉलिक्यूल्स को यूज करते हैं।